हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 11वीं के बहुत ही समझदार, होनहार और कर्मठ विद्यार्थियों का दिल से स्वागत करती हूं बेटा, और बहुत खुश हूं। बताएं क्यों? क्योंकि हम अपनी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 का अंतिम पाठ कर रहे हैं और अंतिम पाठ के भी पहुंच चुके हैं हम दूसरे पड़ाव पर, अर्थात प्रश्नोत्तरों पर। नाम है मातृभूमि, लिखा है अरुण कमल जी ने। आशा करती हूं आपने प्रीवियस वीडियो, सबसे पहला वीडियो जरूर देखा होगा, जिसमें कवि परिचय और कविता मातृभूमि को हमने पढ़ा, उसकी व्याख्या समझी, साथ ही साथ जीवन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं की भी चर्चा की। तो अब आप पूरी तरह से तैयार होंगे, कमर कस ली होगी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो चलो मेरे साथ और शुरू हो जाओ। पहला प्रश्न है कविता से, अर्थात आपकी पाठ्य पुस्तक से। यह कविता किसे संबोधित है? किसे संबोधित है? संबोधित मतलब किसके लिए है। संबोधन होता है किसको पुकारा जा रहा है या किसके बारे में कहा जा रहा है। तो बताइए, यदि एक शब्द में आपको उत्तर देना हो तो क्या होगी कविता? यह कविता किसे संबोधित है? मातृभूमि को? अच्छा जी, तो क्या आपने बिल्कुल सही, मातृभूमि, मातृभाषा और हमारी माता, हमारी माँ, मातृभूमि और मातृभाषा। सबकी मातृभाषा में अंतर हो सकता है, जैसे हमारी हिंदी है, आपकी बिहारी हो सकती है। तो जो परिवार की भाषा होती है, जो हमारे माँ की भाषा होती है, उसी को हम मातृभाषा कहते हैं। मातृभूमि तो हम सब की एक ही है, भारत माता, जहां पर हम सब ने जन्म लिया है, इस भारत की पवित्र भूमि पर। ठीक है, तो यह कविता माता, मातृभूमि और मातृभाषा को संबोधित है। ठीक है, चलो भाई, अब है अगला प्रश्न। अब देखते हैं क्या है। कवि ने स्वयं को मेले में खोए हुए बच्चे सा दौड़ना कहा है। एक पंक्ति थी ना, ऐसा लग रहा है जैसे कवि मेले में खोए हुए बच्चे हैं जो मां को ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे कि रास्ता है या नहीं, कहां जाऊं कहां नहीं, बस वो भागे जा रहे हैं अपनी मां को ढूंढने के लिए। मेले में खो गए, हाथ कहीं छूट गया है, अब बच्चा मां 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 करते हुए इस तरह से दौड़ा जा रहा है। तो कवि ने यहां स्वयं को मेले में खोए हुए बच्चे की तरह कहा है। उन्होंने अपनी गति की तुलना समुद्र से की है। उन्होंने अपनी गति की तुलना समुद्र से की है, समुद्र से। कवि ने ऐसी तुलना क्यों की है? काव्य पंक्तियों को उद्धृत करते हुए स्पष्ट करिए कि उन्होंने स्वयं की तुलना समुद्र से क्यों की है। समुद्र किसके लिए पहचाना जाता है? विशालता, समुद्र विशालता। ठीक है, साथ ही साथ अथाह। अथाह मतलब क्या होता है? जिसका कोई थाह ना हो, जिसका कोई छोर ना हो, विशाल, भव्य, बहुत बड़ा, गहरा, असीमित, असीमित, असीमित। ठीक है, ये सब किसके लिए हैं? ये सब समुद्र के लिए हैं। तो कवि ने एक और अपने आप को बच्चे की तरह कहा है जो मेले में खो गया है अपनी मां से और मां को ढूंढ रहा है, और साथ ही साथ अपनी तुलना समुद्र से की है। तो कवि ने ऐसी तुलना क्यों की है? कवि ने ऐसी तुलना क्यों की है? काव्य पंक्तियों के माध्यम से आपको समझाना होगा, तो देखो ध्यान से। कवि ने स्वयं को मेले में खोए हुए बच्चे सा दौड़ना कहा है, कि ऐसा लग रहा है जैसे मेले में खोया हुआ बच्चा है, वो दौड़े जा रहा है। उन्होंने अपनी गति की तुलना समुद्र से करते हुए कहा है कि और मैं मेले में खोए बच्चे सा दौड़ता हूं तुम्हारी ओर, जैसे वह समुद्र जो दौड़ता आ रहा है, छाती के सारे बटन खोले हाहाता। अब एक और बात मैं बताना चाहूंगी, और अंतर पता है? जल्दी बताइए। आपको अंतर पता है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखिए, लिखिए। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं
अद्भुत बैच की जानकारी के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, कहाँ आपको कांटेक्ट करना है, कैसे आप अद्भुत बैच का लाभ उठा सकते हैं, वो भी सब आप देख सकते हैं। स्क्रीन पर आप नीचे डिस्प्ले में चल रहा है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि और एक होता है योजक शब्द जो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। और दिशा, इस ओर चले जाइए, उस ओर चले जाइए। ठीक है, तो यहां उन्होंने क्या कहा है, और मैं मेले में खोए हुए बच्चे सा दौड़ता हूं तुम्हारी ओर। जैसे समुद्र जो दौड़ता आ रहा है, छाती के सारे बटन खोले, हा 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 ता। कवि आर्थिक उदारीकरण के आधुनिक युग में सामाजिक विषमता के मेले में खो गया है। मेले में खोए बच्चे को अगर उसकी जननी का अकस्मात दिखाई दे जाए, यदि मेले में खोए बच्चे को उसकी जननी का अक्स समझते हो, अक्स छवि, जरा सा एक उसका मतलब हुलिया रूप, अरे ये माँ है, तुरंत जाता है और माँ पता चलता है, वो पलट के देखी तो ओ ये तो माँ है ही नहीं। फिर वो जाए, मतलब हू बहू छवि, अक्स मतलब हू बहू छवि। जिस तरह से हम अपने आप को आईने में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, हमें अपने आप को हम ऐसे ही दिखते हैं ना जैसे हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वास्तव में तो कभी देखा ही नहीं है। सच में कैसे देखा है, आईने में ही देखा है ना। तो कहने का तात्पर्य कि जिस तरह से हमारी छवि आईने में दिखाई देती है, उसी तरह की यदि मेले में खोए हुआ बच्चा है, उसको लगे कि अरे ये तो माँ है, दौड़ता हुआ जाएगा। मेले में खोए बच्चे को अगर उसकी जननी का अक्स मतलब छवि, हुलिया, ठीक है, हुलिया भी कह सकते हैं, हुलिया अकस्मात दिखाई पड़े तो उत्कट अभिलाषा से आवेशित होकर वह तूफानी वेग से अपनी माता की ओर दौड़ जाता है। जरा सा भी उसे लगे ना कि ये माँ है, तूफानी स्पीड से वो दौड़ता हुआ अपनी माँ की ओर चला जाता है। अपनी मैया की ममता भरी आंचल के शीतल छांव में समुद्री तूफान को कोई सीमा या दिशा रुकावट नहीं डाल सकती। जैसे समुद्री तूफान जैसे आ रहा हो, अपनी छाती की बटन खोले, हा हा ता। कहने का तात्पर्य कि जब समुद्र में तूफान आता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। वैसे ही माँ और शिशु का मिलन कवि द्वारा बच्चे की गति की तुलना समुद्री गति से करके कवि ने वात्सल्य की वाटिका को गौरवान्वित किया है। वात्सल्य, ममता, वाटिका, बगीचा, ठीक है, बगीचा। तो जो वात्सल्य की वाटिका है, इस उदाहरण के माध्यम से कवि ने वात्सल्य की वाटिका को गौरवान्वित किया है कि वास्तव में माँ और बच्चे का जो संबंध रहता है वो अद्भुत है, अनुपम है, अतुलनीय है। वस्तुतः कवि के दृष्टिकोण, सोच और संवेदना एक स्वावलंबी, समृद्ध और समतामूलक समाज का मूर्त रूप देखना चाहता है, और आशा की किरण देखते ही समुद्री वेग से अपने लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ता है। कवि वैश्विकता से उपजे घोर आर्थिक विषमता के बीच अपने को मेले में खोए बच्चे के रूप में देखता है। आर्थिक विषमता इतनी अधिक कि कोई है 7वें आसमान पर और कोई रेंग रहा है। किसी के पास इतनी धन संपत्ति है कि वो उसको व्यर्थ में यहां वहां गवा रहा है, और किसी के पास 2 वक्त खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। तो यहां पर उन्होंने आर्थिक विषमता के बीच अपने को मेले में खोए हुए बच्चे की भांति बता दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वे मजदूर जो सोख रहे हैं बारिश मिट्टी के ढेले की तरह, वे मजदूर जो सोख रहे हैं बारिश मिट्टी के ढेले की तरह। आप मान लीजिए
ये बादल छाए हुए हैं, घटा छा गई है, पानी बरस रहा है तेज तेज अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ मिट्टी के ढेले पड़े हुए हैं। मिट्टी के ढेले तो कैसे भी रूप में हो सकते हैं, मिट्टी के। अब उनमें पानी सोखता जा रहा है, सोखता जा रहा है, वो पानी को एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं। लेकिन क्या वो पानी को एब्जॉर्ब, पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे? नहीं, अवशोषित नहीं कर पाएंगे ना, सोख नहीं पाएंगे अपने आप में। वो गल कर फूट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, और तेज बारिश हुई तो वो बह भी जाएंगे। ठीक उसी तरह से वे मजदूर जो सोख रहे हैं बारिश मिट्टी के ढेले की तरह, ऐसे मजदूर हैं। कोई बारिश को देखकर छुप रहा है, जैसे बकरियों का उदाहरण दिया, गाय बछड़ों का उदाहरण दिया कि कोई पेड़ के नीचे छुप रहा है, कोई पेड़ की ओट में छुप रहा है। और नई नवेली जो विवाहिता है वो आंगन में बारिश का आनंद ले रही है, वहीं नाच गा रही है। सांड सड़क पर एकदम तनकर चला आ रहा है, और मजदूर बेचारे बारिश में भी अपने आप को भिगोते हुए अपने कार्य में रत हैं, कार्यरत हैं या काम में लगे हुए हैं। तो ऐसा क्यों कहा है कवि ने? मजदूरों के लिए ऐसी उपमा क्यों दी है कि वे मिट्टी के ढेले की तरह हैं? देखो, इसके पीछे कवि ने बहुत ही हमें एक बात बताने का प्रयास किया है कि क्या क्या सहते हैं वे, फिर भी उन्हें कितना कम मिलता है। कवि ने मजदूर को मिट्टी के ढेले सादृश्य प्रतिपादित किया है। इस कविता में आर्थिक विषमता पर करारा व्यंग किया गया है। मिट्टी के ढेले समान मजदूर अतृप्त रहता है। अतृप्त मतलब असंतुष्ट। असंतुष्ट तो रहेगा ही ना, उसके पास खाने को, ना पहनने को, ना ओढ़ने को, कुछ नहीं है उसके पास। मिट्टी के ढेले पर बारिश पड़ने पर वह सोख लेता है, उसी प्रकार मजदूर जो कि आर्थिक विपन्नता से भरे हैं। अब संपन्नता, आपने एक शब्द सुना होगा, संपन्नता, जिसका विलोम होता है विपन्नता, जिसका विलोम होता है विपन्नता। संपन्नता मतलब अमीरी और विपन्नता मतलब गरीबी। तो जो मजदूर हैं उनकी आर्थिक विपन्नता से वो पूरी तरह से भरे हुए हैं, उनके पास कुछ भी सुख सुविधाएं नहीं है। सुख सुविधाओं की तो बात छोड़िए, उनके पास 2 वक्त की रोटी तक नहीं है जो चैन से बैठकर खा सकें। फिर भी थोड़ी सी मजदूरी से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। आर्थिक उदारीकरण के वर्तमान युग में आर्थिक गति की बाढ़ सी आ गई है। आर्थिक गति बहुत हो रही है, बाढ़ सी आ गई है, उन्नति प्रगति ये वो दुनिया भर की बात है, सब कुछ है, परंतु मजदूरों का उनका उचित मेहनताना भी नहीं मिलता। वे आर्थिक विषमता से अभिशप्त हैं। आप देखिए, रसोई घर से शुरू हो जाइए, गैस जो हमारी रहती है उससे शुरू हो जाइए, सब कुछ महंगाई है, सब कुछ महंगाई है। लेकिन मजदूरों को क्यों उतना ही दिया जा रहा है, जबकि वे काम और जो मेहनत है वो हमसे 2 गुनी 4 गुनी करते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है, उनका कार्य जो है वो मेहनत का है, और हमारा कार्य जो है वो अब स्मार्ट वर्क कहलाने लगा है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो अपने आप को अपग्रेड करना होगा, अपने आप को जमाने के साथ ले जाना होगा। जो कुछ वर्तमान की डिमांड है उन कार्यों को, उन कुशलताओं को सीखना होगा, उनको अपनाना होगा, नहीं तो पता नहीं कब हम या हमारा अस्तित्व भी गायब हो जाए। ठीक है, समझ में आया? वैश्विकता के इस युग में वर्षा मतलब अर्थ, धन, रुपए, पैसे, अधिक से अधिक हिस्सा हड़प लेने की मंशा लिए हमारे प्रतिनिधि खुलेआम विचरण कर रहे हैं। अब यहां सांड को कहा है ऐसे प्रतिनिधि जो हफ्ता वसूली करते हैं, जो टैक्स कर वसूली करते हैं, जैसे पूंजीपति लोग। ठीक, जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं वो किसानों से उनका ही मेहनत का जो हड़प लेते हैं, तो वो सांड की भांति बताए हैं उनको। हमारे परिवेश में उपलब्ध साधन केवल दबंगों के निमित्त ही रह जाता है। जिसके हाथ में पैसे की पावर है उसका बोलबाला है। मजदूर तो कोमल हाड़ मांस से सृजित है, परंतु अभिशप्त है। वर्षा की बूंदें सोखने के लिए, सब कुछ सहने के लिए सिर्फ मजदूरी तो है जो सब कुछ सहेगा।
जब तक वे वर्षा में भीगेंगे नहीं, तब तक उन्हें परिवार की जठराग्नि शांत नहीं होगी। उन्हें भीगना होगा, उन्हें अपने आप को कंपाना होगा, कभी कभी खुद को भूखा रखकर अपने बच्चों के मुंह में निवाला डालना होगा। मजदूरी रूपी वर्षा तो उनके परिवार में ऐसे विलीन हो जाती है जैसे वर्षा की बूंदों को मिट्टी के ढेला सूख लेता है। उनकी इतनी सी आमदनी, इतने से पैसे, क्या होगा उससे? कुछ नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, नीचे उद्धृत काव्य पंक्तियों का मर्म उद्घाटित करें। मर्म मतलब जब हमने कविता की पंक्तियां पढ़ी, हमने भावार्थ देखा, तब हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ा, या फिर कवि अरुण कमल जी ने किस तरह की मंशा या किस तरह की भावना के तहत ये पंक्तियां लिखी हैं। तो मर्म मतलब जो मन तक पहुंचे, जो हृदय तक पहुंचे। ठीक है। घर के आंगन में वो नवोड़ा भीगती, नाचती और काले पंखों के नीचे कौओं के सफेद रोए तक भीगते, और इलायची के छोटे छोटे दाने इतने प्यार से गुत्थम गुत्था कि ये सब कुछ तुम ही तो हो। क्या कहना चाहते हैं? देखो, मातृभूमि को समर्पित ये कविता अरुण कमल जी ने बहुत ही मतलब समर्पण की भावना और श्रद्धा, मातृभूमि के प्रति अपनी श्रद्धा भावना को प्रकट करते हुए रचना की है। प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी की प्रगतिशील यथार्थवादी भावधारा के ध्वजावाहक कविवर अरुण कमल रचित मातृभूमि शीर्षक कविता से उद्धृत है। कवि व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए जड़ और चेतन दोनों में मातृभूमि की तस्वीर देखता है। वर्षा प्रकृति का वरदान है जिससे पृथ्वी पर जीवन का संचार होता है, परंतु वर्षा में घर के आंगन में नवेली दुल्हन भीगती है और कौओं के ऊपरी पंख भीगने के बाद आवरण से ढका सफेद रोया भी भीग गया। आपने कौए भी देखे होंगे, देखे हैं सबने। जब कौए पंख फड़फड़ाते हैं तो कौओं के पंख के नीचे सफेद सफेद रोए होते हैं, तो वे सब भी भीग गए हैं। कहने का तात्पर्य कि वर्षा इतनी हो रही है कि उसमें सब कुछ भीग गया है। इलायची के दाने भी वर्षा की बूंदों से तृप्त होकर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं। इलायची भी आपने देखी होगी, जब उसको ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो वो उसके जो दाने रहते हैं कैसे एक दूसरे में रहते हैं। इन सभी रूपों में हे मातृभूमि, तुम ही तो प्रतिबिंबित होती हो, हर तरफ तेरा जलवा। कवि ने समाज में विभाजित आर्थिक विषमता, जो कि क्रमशः उच्च वर्ग, मध्य वर्ग तथा निम्न वर्गों की दशा और दिशा की ओर संकेत किया है कि कुछ लोग हैं जो महल और अट्टालिकाओं में हैं बरसात के दिनों में, कुछ लोग हैं जो खुलेआम बरसात में घूम रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डर नहीं। कुछ लोग हैं जो मिट्टी के ढेलों की तरह मजबूर हैं बरसात को झेलने के लिए। कुछ लोग हैं जो बाहर नहीं जा सकते, घर में रहकर ही वर्षा का आनंद ले सकते हैं। कुछ लोग हैं, कौए का उदाहरण देते हुए, कि वो भीग गए हैं, ऊपर से नीचे से भी भीग गए हैं, सब तरफ बारिश ही बारिश। इलायची का उदाहरण दिया, कौए का उदाहरण दिया, नवविवाहिता का उदाहरण दिया, अर्थात प्रकृति में सर्वत्र सब कुछ। यही है मातृभूमि। कवि ने समाज में विभाजित आर्थिक विषमता, जो कि क्रमशः उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्गों की दशा और दिशा की ओर संकेत किया है। उनकी दशा और दिशा, ठीक है, किस तरफ वे जा रहे हैं यह हुआ दिशा, और कैसी उनकी स्थिति है यह हुआ दशा। तो दशा और दिशा में अंतर पता है ना बेटा? दशा का अर्थ होता है स्थिति, कि उनकी स्थिति कैसी है। दशा मतलब स्थिति और दिशा मतलब किस ओर, तरफ, किस ओर, या हम कहें कि तरफ, ये है दिशा, किस तरफ जा रहा है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आज जब भीख में मुट्ठी भर अनाज भी दुर्लभ है, आज जबकि सब लोग बड़े रईस कहलाते हैं, उन्नत, पल पल बदल रहा है, देश बदल रहा है, उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है, फिर भी
आज भी भीख में मुट्ठी भर अनाज भी दुर्लभ है। जो वास्तव में लाचार है, अपाहिज हैं, बेबस हैं, उनको भीख में अनाज आज भी नहीं मिल रहा है। बहुत मुश्किल से शायद वे अपने 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर पाते हों। तो यहां पर लिखा है, जब चारों तरफ क्यों इतनी भाप फैल रही है गर्म रोटी की। यह कैसी भाप है? इस भाप के इतना फैलने में किस तरह की व्यंजना है? तो जब आज चारों तरफ रोटी की भाप, भाप मतलब स्टीम, समझते हैं ना, जब रोटियां बनती हैं तो एक अलग सुगंध आती है कि हाँ भाई रोटियां बन रही हैं। महसूस किया? बिल्कुल। फिर भी जबकि हर तरफ रोटियों की भाप की सुगंध फैल रही है, फिर भी भिखारी को भीख नहीं मिलती। हाँ, जो मजबूर हैं, जो बेबस हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो सब उनके लिए दुर्लभ है। आज बहुत कठिन हो गया है उनको कुछ भी प्राप्त करना। क्या कहना चाहते हैं कवि? समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता से बहुत व्याकुल हैं, बहुत दुखी हैं। जो आर्थिक विषमता है, जो अंतर है, जो भेद है, अमीरी और गरीबी की जो खाई है, जो बीच में एक इतना अधिक गैप है कि शायद वो कभी नहीं भर पाएगा, उससे कवि बहुत चिंतित हैं, बहुत व्याकुल हैं। क्यों? क्योंकि वह परोक्ष रूप से हमारी शोषणपूर्ण तथा घोर विषम अर्थव्यवस्था पर करारी चोट की है। साथ ही साथ हमें आर्थिक विषमता जन्य स्थिति और परिस्थिति को समाप्त करने की दिशा में सोचने के लिए बाध्य करती है। कवि का इशारा आर्थिक उदारीकरण की ओर है। कवि कहना चाहता है कि जब भीख मांगने का आशय है औद्योगिक क्रांति, बौद्धिक जागरण और वैश्विकता के इस दौड़ में मानवीय संवेदना स्वयं तक सिमट कर रह गई है। मानवीय संवेदना स्वयं तक सिमट कर रह गई है। कहने का तात्पर्य कि मनुष्य केवल स्वार्थी हो गया है। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कौन भूखा है, कौन दुखी है, किसकी आंखों में आंसू हैं, देखने नहीं चाह रहा ना। अपने आप पर सेल्फ सेंटर्ड, स्वार्थ परकता ने उसको पूरी तरह से अपने चंगुल में फंसा लिया है। वो दूसरे की भावनाओं को, दूसरे की संवेदनाओं को देखना ही नहीं चाहता। जब देखेगा ही नहीं, समझेगा कैसे? लिखा है, इस वैश्विकता की, इस उन्नति, प्रगति और विकास की वैश्विक दौड़ में मानवीय संवेदना स्वयं तक सिमट कर रह गई। बौद्धिक छल बल के बीच मानवता कराह रही है कि क्या होगा, आखिर मानव मानवता में ही नहीं जी रहा, फिर क्या करेगा? अगला प्रश्न है, कई दिनों से भूखे प्यासे कवि को मां किस रूप में दिखलाई पड़ती है? कवि ने किन स्थानों के बच्चों का उल्लेख कविता में किया है और क्यों? तो कई दिनों से भूखे प्यासे कवि को मां किस रूप में दिखलाई पड़ती है? देखिए, कविवर अरुण कमल जी ने विपन्नता की मार से त्रस्त भूखे बच्चों की मार्मिक स्थिति का वर्णन किया है, जो भूख से त्रस्त हैं। और सबसे बड़ी आग, सबसे भयंकर आग होती है पेट की आग। पेट की आग से बढ़कर कोई भयंकर आग नहीं है। पेट की आग के लिए तो तुलसीदास जी की पंक्तियां थी, उनका कवित्व है एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा में या 11वीं में, कि मतलब उन्होंने ये बताया है कि पेट की आग बुझाने के लिए माता पिता विवश होते हैं अपनी संतानों को बेचने तक के लिए। वे माँ बाप जो अपनी संतान को दुखी तक नहीं देख सकते, उन्हें बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। तो पेट की आग कितनी खतरनाक है, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। तो कविवर अरुण कमल ने विपन्नता की मार से त्रस्त भूखे बच्चों की मार्मिक स्थिति का चित्रण किया है। भूखे बच्चे मां की ओर मेवा, अखरोट, मखाना और काजू अर्थात सुख समृद्धि देने वाली करुणामय देवी के रूप में दिखलाई पड़ती है। अपने भूखे बच्चों के लिए मां एक करुणामयी देवी के रूप में दिखलाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि मां उन्हें
भोजन देती है बनाकर। माँ उनके भूखे उदर को शांत करती है, जो सबसे बड़ी आवश्यकता है। बेटा यदि पेट नहीं होता ना तो कोई कुछ करता ही नहीं, कोई कुछ करने को तैयार ही नहीं होता, क्योंकि पेट है ना तो पेट के लिए सब कुछ करते हैं लोग। कवि ने प्रकृति के क्रूर मजाक का शिकार आंध्र प्रदेश के किसानों के बच्चे, उड़ीसा के कालहांडी के बच्चे और झारखंड के पलामू के बच्चे। अब देखो यहां पर आपने कविता में स्पष्ट रूप से देखा था, आंध्र प्रदेश के किसानों के बच्चे, उड़ीसा के कालहांडी के बच्चे, झारखंड के पलामू के बच्चे, इन सब की उन्होंने मार्मिक और दारुण स्थिति का चित्रण किया है। प्रकृति के श्राप से अभिशप्त इन क्षेत्रों में पानी का तल काफी नीचे और जमीन ऊपर होने के कारण इन्हें मौत का दूत के रूप में दुनिया देखती है। मौत का दूत देखिए क्यों? क्योंकि पानी तल से काफी नीचे चला गया है, पानी ही नहीं है। एक एक बूंद के लिए त्राही मच जाता है। मौत का दूत इनको, जैसे आंध्र प्रदेश के किसान के बच्चे, उड़ीसा के कालहांडी के बच्चे, झारखंड के पलामू के बच्चे, दारुण, ये सब क्यों? क्योंकि प्रकृति के श्राप से अभिशप्त इन क्षेत्रों में पानी तल से काफी नीचे और जमीन ऊपर होने के कारण मौत का दूत के रूप में इन क्षेत्रों को दुनिया देखती है। किसके रूप में? मौत का दूत। कवि चाहता है कि इन क्षेत्रों का भी उद्धार हो और वहां भी विकास की रोशनी पहुंच जाए, ताकि वहां का जनजीवन भी आम लोगों की तरह बीत सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तभी संभव है जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। होता क्या है, जिसके घर में अपना जैसे खुद का बोरिंग है, ये पानी की व्यवस्था है, तो वो अपने पाइपों से गाड़ियां धोएंगे, रोड धोएंगे, कहीं पर पीने तक की मतलब मुश्किल है या लाले पड़े हैं, और कहीं आप इस तरह से व्यर्थ कर रहे हैं। कैसे होगी ये विषमता कि खाई को क्या भरा जा सकता है? भरा तो नहीं जा सकता, लेकिन कम तो किया जा सकता है ना। इसके लिए हम सबको एकजुट होकर जन जागृति के कार्यक्रम चलाने होंगे, और हम सबको आगे आने वाली पीढ़ी के सामने जो खतरे उपस्थित होने वाले हैं उनका झांकी या उनकी झांकी भी दिखानी होगी। शायद तब लोगों की आंखें खुल जाएं। अगला है, ये अतीम, ये यतीम, ये अनाथ, ये बंधुआ, इनके माथे पर हाथ फेर दो मां, इनके भीगे केश संवार दो अपने श्यामल हाथों से। इन पंक्तियों का अर्थ लिखें। कवि ने यहां भीगे केश क्यों लिखा है? अपनी कल्पना से उत्तर दीजिए। ये यतीम, यतीम का मतलब भी होता है अनाथ, इनके माथे पर हाथ फेर दो मां, इनके भीगे केश संवार दो। भीगे केश क्यों कहा है? क्योंकि केश का अर्थ होता है बाल, तो ये भी तो कह सकते थे कि इनके भीगे हुए बालों को संवार दो। उत्कृष्ट केश, केश का प्रयोग क्यों किया है कवि ने? प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी के प्रगतिशील यथार्थवादी विचारधारा के कवि अरुण कमल जी द्वारा रचित मातृभूमि शीर्षक कविता से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि का दृष्टिकोण, सोच और संवेदना में दृढ़ता, गहराई, व्यापकता और अमोघता परिलक्षित होती है। इसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि मामूली कर्ज के बदले में पराधीन बेगारी की जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त अपने यतीम और अनाथ बच्चों को अपने श्यामल हाथों से आशीर्वाद देकर, उनको बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराकर उनके जीवन को संवार दो हे मातृभूमि। उनके लिए भी कुछ कर दो मातृभूमि। ये जिनकी अपनी जमीन है, उनको बंधुआ बना लिया गया है। कुछ ऐसा करो मां कि ये भी मुक्त होकर अपना पेट पाल सकें। कवि ने मातृभूमि से अपने हाथों से भीगे केश संवारने का अनुरोध किया है। भीगे केश से कवि का अभिप्राय है गरीबी का बवंडर। गरीबी के बवंडर में उलझी जिंदगी, भीगे केश उलझ जाते हैं ना, फिर हमें आराम आराम से उनको संवारना होता है, कंघी करनी होती है। तो इसी तरह से
जो गरीबी का बवंडर है उसमें जिंदगी उलझ कर रह गई है, उसको संवार दो माता। औद्योगिकरण, बौद्धिक जागरण और वैश्विकता के चक्रव्यूह में शोषित, दलित मानवता को पिसते देखकर कवि की व्यथित हो उठा है। आधुनिक जीवन शैली में जो त्वरित गति परिवर्तित हो रहा है, उसका दुष्प्रभाव समाज के साधनहीन, बेवश, गरीब मजदूर और किसानों पर ही पड़ रहा है। बाकी जो संपन्न हैं, आर्थिक रूप से सुखी हैं, उन पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वे तो पहले भी अच्छे से जीवन जी रहे थे, आज भी जी रहे हैं। झेलती कौन है? बेचारी आम जनता। बौद्धिक छल बल के कारण व्यवहार और विचार में कहीं साम्यता नहीं है। साम्यता का मतलब समानता। समाज का एक बड़ा वर्ग कृषि जमींदारों तथा आधुनिक औद्योगिक जमींदारों की चक्की के दो पाटों के बीच में स्वार्थपरता का शिकार हो रहा है। ऊपर से भी उसको रौंदा जा रहा है, मतलब ऊपर से भी दबाया जा रहा है, नीचे से भी उसको प्रेशराइज किया जा रहा है। दो पाटों के बीच में साबुत बचा न कोई, कबीरदास जी का दोहा है। उनकी जिंदगी भीगे केश की भांति उलझकर खुद तक सिमट गई सी प्रतीत होती है। इसलिए कवि ने भीगे केश कहा है। तुम किसकी मां हो मातृभूमि? इस प्रश्न का मूल भाव आपके विचार में क्या है? कवि ने तुम किसकी मां हो मातृभूमि, इसका उत्तर क्या होगा बताओ? किसकी मां है मातृभूमि? हम सब की, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई दुखी हो, चाहे कोई सुखी हो, सबकी मां है। तो फिर इतना अंतर क्यों? क्योंकि मां तो अपने बच्चों के बीच में अंतर नहीं कर सकती, फिर इतना अंतर क्यों? इतना भेद क्यों? किसी के पास बहुत कुछ है और किसी के पास कुछ भी नहीं, ये क्या है? तुम किसकी मां हो मेरी मातृभूमि के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि वैश्विकता के इस आधुनिक युग में आज समाज का एक बड़ा तबका यतीम, अंततः अनाथ, सदृश कृषि अथवा औद्योगिक बंधुआ मजदूर बनने को अभिशप्त है। आज की इस आधुनिक युग में मजबूर है लोग, जो यतीम हैं, जो अनाथ हैं, बंधुआ मजदूर बनने तक को विवश हैं। समाज का एक तबका विकास की बाढ़ से सिंचित है। विकास की बाढ़, एक तरफ सारी सुख सुविधाएं, ऐशो आराम कि उसको मतलब कुछ भी नहीं करना है, और दूसरी तरफ शोषण, उत्पीड़न तथा भुखमरी का शिकार है। इतनी अधिक विषमता क्यों? इतना अधिक अंतर क्यों? इनके बीच इतना अधिक अंतर क्यों? जबकि वे हैं तो सब तुम्हारे ही बच्चे। तो तुम किसकी मां हो? वह मातृभूमि से पूछता है कि तुम किसकी मां हो? संपन्नता के सांडे की या निर्धनता रूपी बकरा की? एक तरफ विकास की गंगा बह रही है तो दूसरी तरफ साधनहीनता का रेगिस्तान। वस्तुतः कवि कहना चाहता है कि मानवीय जीवन में हम विकास की अनगिनत सोपानों पर बढ़े, परंतु बौद्धिक छल और बल के बीच मानवता पीस रही है, उसे पीसा जा रहा है, कराह रही है। संक्रमण के इस काल में मातृभूमि को ही फैसला लेना है ताकि मानवता खुशियों से लहलहा उठे। और बेटा, जब प्रकृति डिसाइड करती है ना, तो फिर देखो सबसे अधिक क्षति, सबसे ज्यादा हानि बड़े बड़े महलों और अट्टालिकाओं को ही उठानी पड़ती है। छोटे छोटे जो घर हैं, झोपड़ी हैं, उनका आंधी तूफानों में कुछ नहीं होता। बड़े बड़े वृक्ष, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं धराशायी हो जाती हैं, फिर शायद उनमें समानता आ जाती है। तो क्यों ऐसी भयंकर भयंकर परिस्थिति का सामना करने के लिए हम खड़े रहें? क्यों ना हम आपस में मिलजुल कर, एक साथ रहकर सब कुछ कर सकें? हो सकता है ना। अगला है, और मैं भींज रहा हूं, नाच रही धरती, नाचता आसमान, मेरी कील पर नाचता नाचता मैं खड़ा रहा भींजता बीचों बीच।
इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए कि कवि क्या कह रहे हैं। मैं भींज रहा हूं, नाच रही धरती, नाचता आसमान मेरी कील पर नाचता नाचता मैं खड़ा रहा, भींजता रहा बीचों बीच। कविवर अरुण कमल ने समाज में व्याप्त विषमता पर करारा व्यंग किया है, करारी चोट की है कि वे जो अपने आप को ठेकेदार या पूंजीपति या सत्ताधारी समझते हैं, आंखें खोल लो जरा। बेटा, जब प्राकृतिक मार पड़ती है ना तो अच्छों को घुटनों के बल चलते देखा है। कवि आसमान और धरती के बीच खड़ा भीग रहा है। समाज का एक वर्ग अट्टालिकाओं और महलों के साए में विलासी जिंदगी बिता रहा है। एक वर्ग जिसको पूंजीपति वर्ग की संज्ञा दे सकते हैं। एक वर्ग है पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग क्या कर रहा है? आराम से अट्टालिकाओं में, महलों में विलासी जीवन बिता रहा है। सारी सुख सुविधाएं, ऐशो आराम जैसा उसे चाहिए, जैसे स्वर्ग के देवताओं का आपने सीरियल्स में देखा होगा ना, इस तरह का। तो दूसरा वर्ग आश्रय देने में असमर्थ, झोपड़ी में शोषण पूर्व घोर विषम अर्थव्यवस्था में जी रहा है। एक तरफ इतना ऐशो आराम और दूसरी तरफ सोने को छत तक नहीं। कवि दोनों के बीच का केंद्र अर्थात मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मध्यम वर्ग भी है जिसको मिडिल क्लास कहते हैं। कवि का भाव दोनों के बीच अर्थात धरती और आसमान के बीच भींजना है। एक धरती, दूसरा आसमान और बीच में कवि स्वयं, जो कि मध्यम वर्ग या मिडिल क्लास की ओर अपने मिडिल क्लास का मतलब वो करते हैं प्रतिनिधित्व। कवि की संवेदना में व्यापक गहराई है, अक्षुण्ण दृढ़ता है, व्यापकता है, अमोघता है और यथार्थ रूप में परिलक्षित होता है। इसमें कोई बड़ी चढ़ी बातें नहीं है, बिल्कुल सच्चाई की ओर कवि ने यहां कहा है। अगला प्रश्न है, कविता में कवि ने स्वयं के भींगने को भींजना कहा है। बिल्कुल सही शब्द है, भींगने को भींजना कहा है। जबकि सिंधु घाटी का चौड़े पट्टे वाला सांड, बच्चों के केश, नवोड़ा या कौवे के पंखों के लिए भींगना, ऐसा क्यों? ओहो, क्या बात है। देखिए, कवि की कल्पना या कहें कि कवि के शब्दों में जो निखार है, स्वयं के लिए उन्होंने भींजना शब्द बोला है और सबके लिए भींगना है। ऐसा क्यों? ध्यान दिया था क्या आपने? नहीं दिया? अरे सभी देने लगे थे, फिर कवि कहां से? क्या इसका कोई भौगोलिक भाषाई आधार है? देखो, कविता में कवि ने सिंधु घाटी का चौड़े पट्टा वाले सांड को कृषि और औद्योगिक जमींदार तथा बच्चे, नवोड़ा या कौवे को यतीम। जो सिंधु घाटी के चौड़े पट्टे वाला सांड को कृषि और औद्योगिकरण, मतलब जो सांड है वो औद्योगिक जमींदार है, बच्चे, नवोड़ा, कौवे ये यतीम और अनाथ हैं, बंधुआ और मजदूर, और खुद को दोनों के बीच अर्थात मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में रेखांकित किया है। क्या है कौन? जो सांड भीग रहा है वो पूंजीपति वर्ग की ओर इशारा कर रहा है। कौवे हैं, नवोड़ा हैं, ये सब अनाथ और बंधुआ मजदूर की ओर, और कवि स्वयं मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग की ओर उन्होंने दिखाया है। तो कवि ने स्वयं के लिए भींजना कहकर अपने गंवई भाषा भोजपुरी के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित की है। अपने गांव की भाषा, अपनी भोजपुरी भाषा को दिखाया है। सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीन काल से ही समुन्नत एवं संपन्नता के शिखर पर है। कवि का भोजपुर क्षेत्र अभी भी विकास की रोशनी से कोसों दूर है। अभी भी वहां विकास के नाम पर उतना कुछ भी नहीं हुआ है जितना दिखाया जा रहा है। दोनों क्षेत्रों के भौगोलिक और भाषाई आधार में जमीन और आसमान का अंतर है। अगला प्रश्न है, शब्दों के प्रयोग में कवि अपनी पीढ़ी में अतिशय सावधान है। उसके सावधान शब्द प्रयोगों के कुछ उदाहरण कविता से चुनकर उनका अर्थ स्पष्ट करिए। तो क्यों उन्होंने ऐसा कहा है? कवि के कहने के पीछे क्या अर्थ है? क्या कहना चाहते हैं कवि इस माध्यम से? बताइए, कोई बताएंगे हमें कि कवि क्या कहना चाहते हैं? प्रगतिशील यथार्थवादी कवि अरुण कमल ने शब्दों के प्रयोग में परंपरा से अपना एक जीवंत और स्वतंत्र संबंध बनाया है।
उनके शब्दों में हिंदी और भाषाई धातु और प्रकृति है, तो वैश्विक उसका परिवेश और वृत्त है। शब्दों के प्रयोग में कवि अपनी पीढ़ी में अतिशय सावधानी बरतने के कारण इनकी उपलब्धियां चढ़ती दोपहरी के समान है। भोजपुरी शब्दों का कविता में अतिशय प्रयोग करके कवि ने अपने गांव की भाषा के प्रति श्रद्धा अर्पित की है कि वे स्वयं भी गांव के ही निवासी हैं, जो संघर्ष करते रहते हैं। ऐसे ही वर्ग का उन्होंने स्वयं को रखकर प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है। कवि के सावधान शब्द प्रयोगों के उदाहरण भींजता, बक, हहाता, ओट, छेके, बारिश, नवोदा, गुत्थम गुत्था, खुबनिया, चौखट, श्यामल, धूसर, छप्परों, देहरी, टेक, बंधुआ, अनाथ, संवार और तख्ती आदि हैं, जिसका अर्थ क्रमशः भींजना, ठीक है, भींजना, आच्छादित उत्कट अभिलाषा से भरना, हलचल पैदा करती, सहारा, आरक्षित वर्षा, नई नवेली दुल्हन, एक दूसरे से गुथा हुआ, एक प्रकार का मेवा, कमरा का निकास द्वार, सांवला, धूल से भरा हुआ, झोपड़ी का छत, दरवाजा, सहारा, मामूली कर्ज के बदले पराधीन बेगारी, जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त व्यक्ति का सजाना है। अब अगला प्रश्न है, इस कविता में मां और मातृभूमि की छवियां एक दूसरे में घुल मिलकर एकाकार हो जाती हैं। मां ही मातृभूमि है, मातृभूमि ही मां है, एक हो जाती है। तथा देश और काल के पटल पर यह भी बताया है, देश और काल के पटल पर मां की प्रतिमा व्याप्ति और विस्तार पा जाती है। तो इस दृष्टि से कविता पर विचार करें और एक टिप्पणी लिखें कि मां और मातृभूमि में क्या समानता दिखलाई है कवि ने, और मां और मातृभूमि में क्या समानता दिखती है आपको। मातृभूमि, हे मातृभूमि तेरी जय हो, तेरे विशाल नभ में सुख सूर्य का उदय हो, पीछे न पैर डालूं चाहे महाप्रलय हो। और भी बहुत सारी कविताएं हैं, जैसे मैथिली शरण गुप्त जी की कविताएं हम यहां चर्चा करेंगे अभी। तो यहां पर बेटा इस कविता में मां और मातृभूमि के माध्यम से हिंदी के प्रगतिशील यथार्थवादी भावधारा के उन्नायक कवि अरुण कमल ने मातृभूमि कविता में आधुनिक भावबोध, सामयिक जीवन अनुभव, संवेदना और कलात्मक उत्कर्ष की प्राणनिक और प्रभावशाली अभिव्यक्ति की है। इस कविता में जननी, जन्मभूमि, मातृ प्रतिमाएं बिना अधिदैविक अथवा धार्मिक दार्शनिक प्रतिवृत्तियों, आशय विपक्षाओं के एक दूसरे में घुल मिलकर एकाकार हो जाती हैं। मातृभूमि के संदर्भ में कवि ने कहा है कि जो वैचारिक बिंदुओं की आधुनिक परिवेश में अनन्य प्रस्तुता सादृश दिखते हैं। सब कुछ ऐसा लगता है कि सब एक से ही है। सादृश मतलब समान। इस कविता में भारतीय सामाजिक और आर्थिक विषमता का अतीत तथा वर्तमान के संदर्भ में व्यंग्यात्मक चित्र प्रतिबिंबित भी किया है। व्यंग्यात्मक, हमारी मातृभूमि अपनी समृद्धि तथा उत्कृष्ट के कारण विश्व के तल पर अतुलनीय तथा अन्यतम वर्तमान समय सुख समृद्धि के साध्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित साधनों के वहन का सुखद काल है, जिसका समुचित उपयोग से इसका भविष्य भी सिद्धि और सफलता का स्वर्णिम काल होगा। हमारी देश की जो मिट्टी है ना, ऐसे ही नहीं कवि लिख गए मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। इससे पहले हमने जो कविता पढ़ी थी, पृथ्वी पढ़ी थी ना, याद है? है ना, राकेश सक्सेना जी की थी। उसमें कितने अच्छे से बताया था कि जो पृथ्वी है वो रत्न गर्भा है, वही तो मातृभूमि है जो सबके लिए है। कवि जननी और जन्मभूमि से आग्रह करता है कि औद्योगिक क्रांति, बौद्धिक जागरण और वैश्विकता के इस युग में समाज का एक बड़ा तबका शोषित, दलित तथा दारुण जीवन जीने को अभिशप्त है। उसकी जिंदगी सवार दो मां। मां तो वात्सल्य की वाटिका होती है जिससे उसके पुत्र चैन की नींद लेते हैं। कवि ममता की मंजूषा से आग्रह करता है कि हे मां, करुणामयी छांव में तुम्हारी संतानों को तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख सकता। सबको अपने आंचल में समेट लो मां।
एक तुम ही हो जो इन्हें शांति के शिविर और स्नेह के सुख सदन तक पहुंचा सकती हो। माँ को बच्चों के दुख से द्रवित होना पड़ता है। यदि बच्चे दुखी होंगे तो मां कदापि सुखी नहीं रह सकती। ठीक है। कवि कहना चाहते हैं कि बौद्धिक छल बल के बीच मां की संतानों का एक तबका आर्थिक उदारीकरण की चक्की में पिस कर कराह रहा है। संकट की इस घड़ी से मुक्ति की युक्ति के लिए अन्वेषण कार्य करने के लिए कवि मां से प्रार्थना कर रहा है। वस्तुतः कविवर अरुण कमल आधुनिक समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता, सामाजिक तनाव और वैमनस्यता को दूर करने के लिए मां का आशीर्वाद चाहता है। उनका कहना है कि समाज के सारे अनर्थों की जड़ समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता और बौद्धिक छल बल है। बौद्धिक छल बल क्यों कहा है? कुछ अपनी बुद्धि का बड़ी चालाकी से प्रयोग करते हैं कि किसको क्या किया जाए, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने पर तुले रहते हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि के बारे में ही सोचते हैं। अगर हम प्रत्येक मनुष्य को अधिकार दे दें तो सारे अनर्थ एक साथ समाप्त हो जाएंगे। हमें ऐसा समझना चाहिए कि भिन्न भिन्न तबके के लोग एक दूसरे से भिन्न नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि यदि सभी समान हो गए होते तो कौन कार्य करता, कौन बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं का निर्माण करता, कौन सड़कों का निर्माण करता, कौन हमारे जूते बनाता, कौन क्या काम करता। इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। हमारी जो विषमता है उसमें हम सबका विकास छुपा है। तो हम सबके मन में हर एक के प्रति आदर और सम्मान की भावना होनी चाहिए। जैसे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में किसी भी अंग के पीड़ित या आनंदित होने से पूरा शरीर पीड़ित या आनंदित होता है। मान लो शरीर इतना बड़ा, उंगली तो इतनी छोटी है ना, लेकिन चोट यहां लगेगी तो हमें पीड़ा होगी। बस ऐसा ही तो हमारा समाज है। अगर कोई तबका आहत हो जाए तो दूसरे तबके का कर्तव्य है कि उसके जख्मों पर स्नेह का लेप लगा दे, तो आहतों को पीड़ा अनुभव नहीं होगी। कभी भारतवासियों की संकीर्णता के दायरे से ऊपर उठकर अपने विशाल हृदय का परिचय देने की आशा करता है ताकि गरीब और अमीर घुल मिलकर एकाकार हो जाएं। कविता के आसपास चलते हैं हम। अरुण कमल की 5 कविताओं का चुनाव करें और विद्यालय की काव्य गोष्ठी में उनका पाठ करें। बताइए कौन कौन सी हैं अरुण कमल जी की कविताएं? 5। अच्छा, अभी आपने देखी मातृभूमि, इसके अलावा किसी कविता का नाम याद है आपको? जल्दी से लिखो कमेंट सेक्शन में। देखो, वरिष्ठ कवि अरुण कमल की 5 कविता संग्रह। अपनी केवल धार पहली, जो हुई 1980 में प्रकाशित। फिर है सबूत दूसरी, नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ, 10th में पढ़ी थी हमने। पुतली में संसार चौथी, मैं वो शंख महाशंख 5वीं, तथा अंग्रेजी में समकालीन भारतीय कविता के अनुवादों की एक पुस्तक वायसेस, वियतनामी की कविताओं तथा टिप्पणियों का अनुवाद पुस्तिका, साथ ही मायकोवस्की की आत्मकथा के अनुवाद एवं अनेक देशी विदेशी कविताओं के अनुवाद भी प्रकाशित हैं अरुण कमल जी के। पहली अपनी केवल धार जो कि 1980 में प्रकाशित हुई, दूसरी सबूत जो कि 1989 में प्रकाशित हुई, तीसरी नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ जो कि 1996 में प्रकाशित हुई, पुतली में संसार 2004 में, और मैं वो शंख महाशंख 2013 में पब्लिश हुई या प्रकाशित हुई। तो अरुण कमल जी की जो 5 काव्य संग्रह है वो आप याद करिएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, शमशेर सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कारों से भी सम्मानित है। अब है दूसरा, मातृभूमि शीर्षक से मैथिली शरण गुप्त की भी एक अत्यंत प्रसिद्ध कविता है। इस कविता को खोज कर पढ़ें और प्रस्तुत कविता से इसकी तुलना करें और बताएं कि आपको कौन सी कविता अधिक प्रिय लगी। अभी हमने पढ़ी है अरुण कमल जी की और पूछा जा रहा है मैथिली शरण गुप्त जी की। तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी की जो कविता है मातृभूमि, वो इस तरह से है। इसका
एक परिच्छेद आपके सामने है, कविता तो बहुत लंबी है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रीय कवि भी कहे जाते हैं। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों ना हो मोद में, पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा, तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है। और भी बहुत है। तो यहाँ पर कितनी प्यारी रचना की है बेटा हिंदी के जो कविवर हैं, हिंदी साहित्य में इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को चार चांद लगा दिए हैं। तो ये भी अद्भुत है, अरुण कमल जी की भी अद्भुत है। अगला है अरुण कमल की प्रसिद्ध कविता धार, यहां दी जा रही है। इस कविता का पाठ करें और यह जानने की कोशिश करें कि कविता में उन लोगों से कवि का किन की ओर संकेत है तथा निजवाचक अपनी सर्वनाम के द्वारा वह किस सामाजिक सच्चाई का संकेत करना चाहते हैं, आखिर वे इसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। लिखा है, कौन बचा है जिसके आगे इन हाथों को नहीं पसारा, कौन बचा है इसके आगे इन हाथों को नहीं पसारा, यह अनाज दो बदल रक्त में टहल रहा तन के कोने कोने, यह कमीज दो ढाल बनी है बारिश सर्दी लू में, सब उधार का मांगा चाहा, नमक तेल हींग हल्दी तक सब कर्जे का, यह शरीर भी उसका बंधक, यह शरीर भी उसका बंधक, अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। अब चलते हैं हम भाषा की बात की तरफ। निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तित कीजिए। वचन कैसे होते हैं बेटा, कैसे वचन होते हैं? एक वचन और बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तित करें। पौधों का क्या होगा? पौधा। रास्ता, रास्ते। बकरियां, बकरी। पेड़, पेड़ों। मजदूर, मजदूरों। पंखों, पंख। कौओं, कौआ। रोटी, रोटियां। रुमाल, रुमालों। तश्तरियां, गिलासों। छप्पर, हाथ, किसान। अनाथ शब्द में कौन सा समास है? आ प्लस नाथ कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अनाथ शब्द में ना समास है। नज समास तत्पुरुष समास का वह भेद है जिसका प्रथम पद ना, ना अन जैसे निषेधवाचक। ओके ठीक है, देखो नज समास जिसमें न, ना और अन जैसे निषेधवाचक। अनाथ, न, नाथ, अनिष्ट, ना इष्ट, अनजाना, ना जाना, तो ये होता है इसमें। कविता में उन पंक्तियों को चुने जिनमें निजवाचक सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। निजवाचक मतलब मैं, अपने, आप, स्वयं। निजवाचक सर्वनाम आप है जिसका उपयोग निश्चय, निर्कारण, सर्वसाधारण और अवधारणा के अर्थ में होता है। मातृभूमि कविता में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ ही नहीं है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। आसमान, गगन, अंबर, व्योम, आकाश। धरती, भूमि, धरा, पृथ्वी, अवनी, समुद्र, सागर, अर्णव, अम्बुपति। पेड़, वृक्ष, तरु, रोग। मां, जननी, दूध, पेय। निम्नलिखित पंक्तियों से विशेषण चुनना है और
काले पंखों के नीचे कौओं के सफेद रोए तक भीगते। विशेषण है काले और सफेद। तब चारों तरफ क्यों इतनी भाप फैल रही है? गर्म रोटी की तो इतनी गर्म। धरती का रंग हरा होता है, फिर सुनहला तो हरा सुनहला धूसर। इसके भीगे केश संवार दो अपने श्यामल हाथों से, भीगे और श्यामल। मेरे थके माथे पर हाथ फेरती तुम्ही हो, मुझे प्यार से तकती थके। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूं और बहुत बहुत ये भी आशा करती हूं कि आप बहुत ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। और बेटा मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको बने रहना है हमेशा हमेशा के लिए। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय। थैंक यू सो मच।